नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए बहस हुई। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक पेंस के बीच सॉल्ट लेक सिटी में डिबेट हुई। हैरिस ने इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस पर जमकर हमला बोला। दोनों उम्मीदवारों ने बहस के दौरान अलग अलग मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर तीखा जुबानी हमला बोला। राष्ट्रपति ट्रंप के कोरोना संक्रमित होने के बाद यह बहस खासा अहम हो गई। इस बहस का संचालन पत्रकार सुजैन पेज ने किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम जारी एक वीडियो संदेश में कोविड-19 महामारी के लिए चीन को दोषी ठहराया और कहा कि चीन ने दुनिया को जो कर दिया है उसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। ट्रंप ने ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा, मुझे जो भी मिला है मैं उसे आपके लिए भी लेना चाहता हूं और मैं इसे मुफ्त देने जा रहा हूं। आपको इसके लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। यह आपकी गलती नहीं है कि यह हुआ, यह चीन की गलती थी और चीन को इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस देश में जो उन्होंने किया और जो उन्होंने इस दुनिया में कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद व्हाइट हाउस के अब तक 27 कर्मचारी इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ चुके हैं। ट्रंप से जुड़े ज्यादातर कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हैं। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष सहयोगी स्टीफन मिलर भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। मिलर ने मंगलवार को कहा, पिछले 5 दिन से मैं क्वारंटीन में हूं और सबसे दूर रहकर काम कर रहा हूं। कल तक किसी भी जांच में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन आज रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से मैं क्वारंटीन में हूं। आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद क्या सीखा, क्योंकि वे उन लोगों में शुमार हैं जो कभी सीखते नहीं हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बतौर नागरिक हमने क्या सीखा। इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि ट्रंप के समर्थकों ने क्या सीख हासिल की। दरअसल ट्रंप सुपरमैन नहीं बल्कि सुपर स्प्रेडर हैं। महामारी के दौर में उनके नजरिए ने उनके साथ देश को भी खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचाया। अगर फिर भी उन्हें दोबारा राष्ट्रपति चुना जाता है तो यह सामूहिक पागलपन के अलावा और कुछ नहीं होगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। 70 साल में पहली बार यहां नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। हमेशा गुलजार रहने वाला बर्लिन शहर अब शांत नजर आ रहा है। शनिवार से यहां रात 11 से सुबह 6 बजे तक किसी तरह की कारोबारी गतिविधियां नहीं होंगी। बार और रेस्टोरेंट्स पूरी तरह बंद रहेंगे। इसका उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि देश में संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है और पार्टी में शामिल होने वाले लोग इसका खतरा बढ़ा रहे हैं। यहाँ किसी भी हाल में 5 से ज्यादा लोग एक जगह नहीं जुट सकेंगे। WHO ने यूरोप में संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर चिंता जाहिर की है। संगठन के मुताबिक यहां साइंस के अलावा भी कुछ उपाय करने की जरूरत है ताकि संक्रमण पर काबू पाया जा सके। WHO के यूरोप प्रभारी हंस क्लग ने कहा कि जो डेटा मिल रहा है वो वास्तव में चिंता में डालने वाला है। हम सिर्फ साइंस से हालात नहीं सुधार सकते, लोगों को साहस से काम लेना होगा, लोगों को अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा, कम्युनिटी लेवल पर लोगों को जागरूक करना होगा ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सके। स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन में हालात खराब होते जा रहे हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने 10 अक्टूबर को अपनी वर्कर्स पार्टी के 75वें स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। बीते 2 महीने की सैटेलाइट तस्वीरों में प्योंगयांग के हजारों सैनिकों और बख्तरबंद सैन्य वाहनों का मूवमेंट और नया निर्माण कार्य देखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए किम जोंग उन अपनी सैन्य शक्ति दिखाकर इस मौके को भुनाना चाहेंगे। इस मौके पर उत्तर कोरिया पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। ताइवान का नेशनल डे 10 अक्टूबर को है। इससे पहले चीन ने भारतीय मीडिया को इसे देश के तौर पर पेश नहीं करने की सलाह दी है। दिल्ली स्थित चीन के मिशन ने इसके लिए मीडिया हाउसेस को चिट्ठी लिखी है। इसमें लिखा है, हमारे मीडिया के दोस्त आपको याद दिलाना चाहेंगे कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है। सिर्फ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन की सरकार ही पूरी दुनिया में चीन का प्रतिनिधित्व करती है। ताइवान को देश के तौर पर पेश नहीं किया जाए, इसकी राष्ट्रपति साई इंग वेन को भी राष्ट्रपति न बताया जाए, इससे आम लोगों में गलत संदेश जाएगा। भारत और जापान ने साइबर सिक्योरिटी पर एक अहम समझौता किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी ने टोक्यो में इस समझौते पर साइन किए। अब दोनों 5G टेक्नोलॉजी और सूचना तकनीकी से जुड़े ढांचागत सुविधाएं तैयार करने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। भारत जापान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े कामों को मिलकर करने पर भी सहमति बनी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।